सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आईटॉप एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने साइंस के थर्ड टॉपिक को पढ़ा था, जो था पौधों और जंतुओं में वर्गीकरण। आज की वीडियो भी साइंस के थर्ड टॉपिक को लेकर ही बनाई गई है। आज की वीडियो में साइंस का थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट टॉपिक की आएगी। तो ये थर्ड टॉपिक काफ़ी बड़ा था, इसके लिए 3 या 4 वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। टॉपिक है जीवों में अनुकूलन। देखिए, ये जो टॉपिक है जीवों में अनुकूलन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हें याद रखना है। देखिए, जीवों में अनुकूलन अनुकूलन क्या होता है, चलिए ये अभी हम बाद में बताएंगे। पहले कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला आता है जलीय जीव। जलीय जीव नाम से ही स्पष्ट है, जो जल में रहते हैं जीव जलीय जीव कहलाए जाएंगे। यहाँ पर जीव से तात्पर्य केवल जंतु से नहीं है, जीव से तात्पर्य जंतु और पौधों दोनों से है। तो जल में जितने भी जीव रहते हैं, जिसमें कि जंतु और पौधे दोनों शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं? मछली जंतु में आ जाती है, और पौधों में सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल और कुमुदनी। ये पौधे जो हैं जलीय पौधे कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये जल में रहते हैं। नेक्स्ट आता है स्थलीय जीव। ये भी नाम से ही स्पष्ट है, स्थल पर रहने वाले जीव। स्थल पर गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ज़्यादातर ये सभी जीव जो हैं स्थल पर रहते हैं। और यदि पौधों की बात की जाए तो नीम, आम, अमरूद, महुआ और भी तरह तरह के जितने भी हमारे आसपास के वातावरण में पौधे हैं, वह सभी स्थलीय पौधे कहलाए जाएंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिख देते हैं कि निम्नलिखित में से जलीय पौधा है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, जिसमें से मान लीजिए सिंघाड़ा उसमें ऑप्शन है, तो हमें सिंघाड़ा पे टिक करना होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत दे देंगे। थर्ड आता है मरुस्थलीय जीव। मरुस्थल में रहने वाले जीव। मरुस्थल से तात्पर्य यहाँ पर रेगिस्तान से है। ऐसे जीव जिसमें कि जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। तो ऐसे जंतु और पौधे जो मरुस्थल में रहते हैं, यानी रेगिस्तान में रहते हैं। तो ये तो वेल नोन है कि मरुस्थल में ऊंट रहते हैं, जंतुओं में तो ऊंट आ जाएगा। और पेड़ पौधों की बात की जाए तो बबूल, नागफनी इत्यादि और भी पौधे हैं, वो मरुस्थलीय पौधे कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है उभयचर जीव, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हों। शायद यही उभयचर जीव वाला टॉपिक पिछले वीडियो में भी आया था, जिसमें हमने मेंढक का ही एग्जाम्पल लिया था। तो मेंढक जो है वो जल और स्थल दोनों पर रहता है। इसके साथ साथ कछुआ भी था, कछुआ भी जल और स्थल दोनों पर रहता है। नेक्स्ट, तो ये 4 तरह के जीव हैं, जिसमें से ऑप्शन देकर कुछ भी पूछ सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय जीव है। नेक्स्ट आता है अनुकूलन। अनुकूलन होता है कि जंतु या पौधे, जीव जंतु कह लीजिए या पौधे कह लीजिए, सभी को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता होती है सभी में, वही अनुकूलन कहलाई जाती है। तो हर जीव जंतु में अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे ठंडे जो देश होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर जितने भी जंतु होते हैं उनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, ताकि उनको ठंड से सुरक्षा मिल सके। तो वो अनुकूलन ही तो है। रेगिस्तान में ऊँट चलता है, ऊँट ही एकमात्र ऐसा जंतु है जो रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना खाना और बिना पानी के जीवित रह सकता है। तो उसकी एक क्षमता ही अनुकूलन कहलाती है, जो आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना व आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक हो, यानी उसकी वो क्षमता जो उसे उस परिस्थिति में ढालने के लिए पर्याप्त हो, वो अनुकूलन कहलाती है। आइए जानते हैं कितने तरह के अनुकूलन है और किस किस जीव या जंतु में अनुकूलन होते हैं। पहला अनुकूलन है जलीय अनुकूलन, अर्थात जल में रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन। जल में जैसे मछली है, इसमें से मैंने कहा ना अभी कि बहुत गिने चुने सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मछली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वाला, कि मछली का जो शरीर है वो शल्कों से ढका रहता है। तो मान लीजिए ऑप्शन दे देंगे
की शल्क होते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए, मछली में, मेंढक में, गाय में, बकरी में, तो हमें उसमें से सही ऑप्शन मछली को टिक करना है, जिसे हम जलरोधी शल्क बोलते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि मछली का जो शरीर है वो जल में रहने की वजह से गले ना, इस वजह से शल्क होते हैं उसके शरीर पर। दूसरा आता है श्वसन के लिए गलफड़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली जो श्वसन करती है वो गलफड़ों से करती है, जबकि मनुष्य जो करता है वो फेफड़ों से करते हैं। तीसरा आता है धारा रेखित शरीर। तैरने के लिए मछली का शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है। नेक्स्ट आता है चपटे पख। बचपन में हम मछली का ड्राइंग जब बनाते थे तो उसकी मछली की पीछे पूंछ बना के और ऊपर और नीचे भी छोटे छोटे पंख बनाते थे, तो वो पंख जो होते हैं वो चपटे होते हैं, वो भी मछली को तैरने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है गर्दन का अभाव। मछली में गर्दन नहीं होती और आंखों पर निमेशक पटल का होना। मछली की आंखों पर निमेशक पटल होती है, तो यही मछली के जल में जीवित रहने के लिए अनुकूलन है। नेक्स्ट आता है मेंढक। मेंढक का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंढक में पश्च पाद में पाद जाल। तैरने के लिए, जैसा कि हमने बताया, मेंढक उभयचर है, जो कि जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। जल में मेंढक तैरता है और स्थल में मेंढक कूदता है, कूद कर चलता है। तो जल में यदि मेंढक रहता है तो उसके पिछले पैर जो होते हैं मेंढक के, उनमें पाद जाल होता है, अर्थात पैरों की उंगलियों के बीच में जाली जैसी संरचना होती है, जो कि मेंढक को तैरने में मदद करती है। और लंबी मांसपेशियाँ, मेंढक के पिछले के पैर लंबे होते हैं, वही उनकी मांसपेशियाँ लंबी होती हैं, वो इसलिए जिससे कि मेंढक जब स्थल पे रहे, भूमि पर रहे, तो उसे कूदने में मदद करें। हमने देखा है मेंढक अपने पिछले पैरों को लंबे होने की वजह से ही कूद पाते हैं। यदि मेंढक जल में रहता है तो वो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि मेंढक स्थल में रहेगा तो वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करेगा। तो ये मेंढक के 4 अनुकूलन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जल में, ये तो बात हुई मछली और मेंढक की, यानी कि ये जंतुओं की बात हुई। अब आते हैं जलीय पौधों की बात। देखिए, जलीय पौधों में जो जलीय पौधे हैं उनका शरीर कोमल होता है और कमज़ोर होता है। शरीर उनका तना, मान लीजिए उनका जो तना है वो बहुत कमज़ोर होता है, कोमल होता है, स्पंजी होता है और बहुत हल्का होता है। जलीय पौधों की पत्तियां पतली होती हैं और कटी फटी होती हैं। जलीय पौधों के पत्तियों में रंध्रों का अभाव रहता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रिया करते हैं। तो जलीय पौधों में उन रंध्रों का अभाव होता है, वो नहीं करते। जलीय पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है और वायु मृदुतक अधिक होते हैं और काष्ठीय ऊतक कम होते हैं। इसमें ये याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, वायु मृदु ऊतक होते हैं अधिक मात्रा में और काष्ठीय ऊतक कम मात्रा में होते हैं। काष्ठीय ऊतक कम मात्रा में होते हैं, जिस वजह से इनका शरीर कमज़ोर और हल्का होता है। यदि इनमें काष्ठीय ऊतक अधिक होते हैं तो इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। वायु मृदु ऊतक अधिक, वायु उनमें अधिक मात्रा में रहती है। और जल तंत्र अल्प विकसित होता है, क्योंकि यदि ये पौधे भूमि में रहते हैं तो इन्हें भूमि की मिट्टी को जकड़ने के लिए अपनी जड़ें मजबूत रखनी पड़ती, परंतु ये पौधे जल में रहते हैं तो इनका जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। इनके तने, पर्णवृंत और पत्ती में वायु कोश रहता है। अभी हमने बताया ना कि इनमें वायु मृदु ऊतक अधिक हैं, जिस वजह से इनमें वायु की मात्रा अधिक होती है, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। जलरोधी मोम, जिसे उपचन बोलते हैं, ये भी जलीय पौधों में होती है, ताकि पौधे पानी में सड़े न। पानी में यदि हम काफ़ी देर तक पौधों को रखते हैं तो वो गलने लगते हैं, लेकिन जलीय पौधे नहीं गलते, क्योंकि इनके ऊपर उपचर्म होती है, जिस वजह से ये सड़ने से बचते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिंघाड़ा, वैलेसनेरिया, हाइड्रिला और कुमुदनी, कमल इत्यादि। ये सब जलीय पौधे हैं। नेक्स्ट है स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन जो स्थल में रहने वाले जंतु हैं। इसमें पहले 2 पॉइंट जंतु के लिए हैं और बाकी के पॉइंट्स पौधों के लिए हैं। स्थल पे रहने वाले जंतुओं के 4 पैर होते हैं, सबने देखे हुए हैं हमने, और श्वसन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। फेफड़ों से सभी श्वसन फेफड़ों से करते हैं जंतु, और चलने के लिए 4 पैर होते हैं। यदि हम पौधों की बात करें तो स्थलीय पौधे यदि अधिक जल देते हैं तो अधिक जल की अधिक मात्रा में ये सूखने लगते हैं। इनका तना मजबूत होता है, पत्ती चमकीली और चौड़ी होती है। ये रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान भी करते हैं। पेड़ या पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर जो छिद्र होते हैं उससे ये गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, और इनमें जड़ तंत्र विकसित होता है। इसका कारण हम पहले ही बता चुके, जड़ तंत्र विकसित होता है क्योंकि इन्हें
स्थल में रहना है, और स्थल में रहने का तात्पर्य है कि इन्हें अपनी जड़ों को भूमि में अच्छे से गाड़ना होगा, जिस वजह से इनका जड़ तंत्र विकसित होता है, जैसे कि नीम, आम, बबूल, अमरूद आदि। नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन जो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें होने वाला अनुकूलन। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में रहने वाले। तो बात करते हैं सबसे पहले मरुस्थलीय जंतुओं की। मरुस्थलीय जंतु में जल संचय की क्षमता होती है, जैसे ऊँट है, सब ऊँट जो है वो जल का संचय कर सकता है। इनकी त्वचा खुरदुरी होती है, इनके बाल अधिक होते हैं, पैर लंबे होते हैं और गद्देदार तलवे होते हैं, जिस वजह से ये रेगिस्तान में अच्छे से दौड़ सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऊँट के पैर गद्देदार क्यों होते हैं? तो यही कारण है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में रेत में अच्छी तरह से दौड़ सके। एक इसमें क्वेश्चन आता है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। ऊँट के कुबड़ में क्या संचित होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण? तो इसका सही उत्तर रहेगा वसा। ऊँट के कुबड़ में वसा संचित होती है। अब बात आती है मरुस्थलीय पौधों की। अभी हमने बात की मरुस्थलीय जंतु की, अब बात आती है मरुस्थलीय पौधे की। मरुस्थल के जो पौधे होते हैं उनका तना मांसल होता है, चपटा होता है, हरे रंग का होता है और स्पंजी होता है। कांटों वाला भी होता है उनका तना। मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियां हैं वो बहुत कम होती हैं, होती ही नहीं हैं, बहुत कम होती हैं। उसका कारण यही है कि इनका मरुस्थलीय पौधों में, मरुस्थल रेगिस्तान में पानी की कमी तो होती है। अब पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी है, पानी इन पौधों को मिल नहीं पाता। यदि इन पौधों में पत्तियां होती तो वो पत्तियां उत्सर्जन करती, तो पानी मिल तो पा नहीं रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी की वजह से पत्तियां उत्सर्जन कर रही हैं, तो ये पौधे कैसे पनपते? यही कारण है कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नहीं होती। इनका तना भी बहुत चपटा और मजबूत होता है, और तने का काम होता है भोजन बनाना और जल का संचय करना, जैसे कि नागफनी। इनका जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है। जड़ तंत्र फैलने का कारण यही है कि इनको पानी की कमी होती है, पानी इन्हें मिल नहीं पाता, तो रेगिस्तान में काफ़ी अत्यधिक गहराई तक जाते हैं। पानी गहराई पर होता है रेगिस्तान में, जो जिससे कि थोड़ा बहुत ये जल गहराई से प्राप्त कर लें। पत्तियाँ साधारणतः पत्ती के रूप में ना होकर कांटों के रूप में, शलकों के रूप में या मांसल रूप में होती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण घीकुआर है, एलोवेरा। एलोवेरा मोस्टली सभी ने देखा हुआ है। तो जिस तरह से एलोवेरा होता है, उसकी पत्तियों में कांटे भी होते हैं, कोई स्पष्ट रूप से तना नहीं होता। एलोवेरा के पत्तियों में अंदर से जो पदार्थ निकलता है वो लसलसा सा निकलता है। तो यही कारण है कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो पानी की कमी की वजह से अपने आप को इस प्रकार से अनुकूलित करते हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे हुए होते हैं, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, जैसे कि कनेर। इसमें एक नोट है, वो क्वेश्चन बहुत आता है, आक का पेड़। आक का पेड़ दैनिक जीवन में, वैसे तो ये मरुस्थलीय पौधा है, लेकिन ये अपने आप कहीं भी शुष्क प्रदेश में, बंजर भूमि में कहीं भी उग जाता है। तो शायद हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने आसपास अपने दैनिक जीवन में इस पौधे को देखा हो, जिसे हम मंदार, आक, अर्क या अकोआ बोलते हैं। तो इस पर एक प्रश्न आ चुका है कि मंदार किस वातावरण का पौधा है? तो इसे हम मरुस्थलीय वातावरण का पौधा कहेंगे। अब आता है वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन अर्थात जो वायु में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें अनुकूलन, पक्षी रहते हैं वायु में। तो इनमें अनुकूलन ये है कि ये शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो हवा में उड़ने के लिए पहले अपने शरीर को फुलाएंगे, उड़ने से पूर्व ही अपने शरीर को फुलाते हैं, और ये केवल एक निश्चित दिशा में ही आगे उड़ते हैं, ऊपर, दाएं, बाएं, इधर उधर, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कीटों में अनुकूलन। कीट जो होते हैं, उड़ने वाले छोटे छोटे कीट जो होते हैं, उनका शरीर छोटा होता है और हल्का होता है। इनमें श्वास रंध्र होते हैं जिनसे हवा भर जाती है और निकाली जाती है, जैसे तितली, मधुमक्खी या घरेलू मक्खी, मच्छर इत्यादि। वो छोटा होता है इनका शरीर और हल्का होता है। पक्षियों में अनुकूलन की बात की जाए तो पक्षियों में अनुकूलन में इम्पोर्टेंट आता है पॉइंट कि इनकी अस्थियां खोखली होती हैं जिनमें वायु भरी रहती है। इनकी हड्डियां खोखली होने का कारण ये है कि इनका शरीर हल्का हो। यदि इनका शरीर भारी होगा तो ये ऊपर हवा में नहीं उड़ पाएंगे, इसलिए इनकी अस्थियां, हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं। इनका आकार नौकाकार और धारा रेखित होता है, एक नाव की शेप में होता है, आगे से और पीछे से नुकीला, बीच में से फैला हुआ। अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। इनके जो आगे के पैर होते हैं वो इनके पंख ही होते हैं,
अर्थात आगे के पैरों का इनका पंखों में बदल जाते हैं, जो इनको उड़ने में सहायता करते हैं। और फेफड़ों से जुड़े वायु कोश, जिसमें कि हवा भरी रहती है, फेफड़ों से जुड़े वायु कोश में, जैसे कि तोता, कबूतर, गोरैया आदि। तो ये था आज का अनुकूलन का टॉपिक। देखिए, साइंस का 3rd टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अनुकूलन। इससे पहले पौधा और जंतु का वर्गीकरण, इससे पहले सजीव निर्जीव जगत। अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस के हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को, इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना